वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बताएं कि कल चंपावत से पर्चा दाखिल करेंगे निर्मला गैतोड़ी। यशपाल आर्य समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। निर्मला गैतोड़ी के नामांकन के दौरान कांग्रेस ने निर्मला गैतोड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है और सीएम धामी से निर्मला गैतोड़ी का मुकाबला है। 9 मई को सीएम धामी ने नामांकन किया था। अब कल निर्मला गैतोड़ी नामांकन दाखिल करेंगी। आपको बता दें कि 31 मई को चंपावत में उपचुनाव होना है। 3 जून को नतीजे आएंगे और चंपावत उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अब तैयारी भी तेज कर दी है। जहां भाजपा के प्रत्याशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव को लेकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया, तो वहीं कल 11 मई को कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी भी अपना नामांकन पर्चा कल भरेंगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां कर दी गई हैं और नामांकन के दिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि महिला होने के नाते वो एक सशक्त नेता हैं। पूरी उम्मीद है कि वो इस उपचुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाएंगी। तो कल निर्मला गैतोड़ी नामांकन दाखिल करेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 मई को नामांकन अपना दाखिल किया था और कल निर्मला गैतोड़ी, जो कि मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, उपचुनाव में प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, वो कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। 11 तारीख को कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला जी अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हैं, जिसमें सीएलपी लीडर यशपाल आर्य जी, माननीय हरीश रावत जी, प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव जी, प्रदीप टमटा जी, सभी वरिष्ठ विधायकगण और मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। संगठन के सभी महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए जिम्मेदार लोग वहां होंगे और निर्मला जी को चुनाव लड़ाने की हमारी पूरी तैयारी है। तो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को आपने सुना। उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान मैं खुद मौजूद रहूंगा, नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहेंगे निर्मला गैतोड़ी के नामांकन के दौरान। और ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए उपेंद्र सिंह राणा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, एक तरफ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 मई को ही नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन अब क्योंकि 11 तारीख है, अंतिम तारीख है, निर्मला गैतोड़ी भी कल ही नामांकन अपना दाखिल करेंगी। कैसी तैयारियां कांग्रेस की नामांकन को लेकर है, और दूसरा ये कि समय क्या रखा गया है नामांकन दाखिल करने का? देखिए, जिस प्रकार से चंपावत में उपचुनाव होना है, ऐसे में सभी पार्टियों ने लगभग जो है वो तैयारियां पूरी कर दी है। हालांकि इस बार जो है भाजपा और कांग्रेस ही उपचुनाव में जो है वो नजर आएगी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने नामांकन नहीं भरा है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों में जो है वो कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। 9 मई को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है अपना नामांकन भरा है, कल 11 तारीख को कांग्रेस के से जो प्रत्याशी है निर्मला गैतोड़ी, वो सुबह 11 बजे जो है वो अपना नामांकन पर्चा जो है वो चंपावत में तहसील में जो है वो भरेगी। इसके लिए जो है कांग्रेस ने सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर दी है। नामांकन पर्चा भरते समय जो है जो नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य वो मौजूद रहेंगे, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री वो मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूद रहेंगे, तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं जब नामांकन होगा तो उस समय जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके लिए जो है तमाम जो तैयारियां हैं कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस ने वो पूरी कर दी है। चुनाव में जाने को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं, जो प्रचारक हैं उनकी लिस्ट भी जो है कांग्रेस की ओर से जारी किए गए, जिसमें से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हरीश रावत, तमाम जो बड़े नेता, चाहे शीर्ष नेता हो चाहे प्रदेश के बड़े नेता हो, वो स्टार प्रचारकों में शामिल किए गए हैं। वो कहीं ना कहीं चुनाव में जनता के बीच जाकर जो है निर्मला गैतोड़ी के लिए जो है वो वोट मांगेंगे, साथ ही जो सरकार की नाकामियां हैं उनको गिराने का काम करेंगे। हालांकि ये जरूर है कि बड़े कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे तो दूसरी तरफ जो है निर्मला गैतोड़ी होंगे, क्योंकि नई प्रत्याशी है। हालांकि ये जरूर है कि कई बार है, लेकिन कड़ी टक्कर हम देंगे और हमारी भी पूरी तैयारी है, ये करण माहरा को हमने कहते हुए सुना था। और इस वक्त भी वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर निर्मला गैतोड़ी की बात करें कि सशक्त वो महिला हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें जीत दिलाएंगी। इसका मतलब यह है कि वॉकओवर देने के मूड में तो कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं है।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि हालांकि हिमेश खरगवाल जो हैं वो लगातार चंपावत से चुनाव लड़े हैं कांग्रेस की तरफ से, और इस बार 2022 के चुनाव में हालांकि उनको हार मिली, लेकिन जैसे ही उपचुनाव हुआ तो उसमें जो है महिलाओं को मौका जो है जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार चुनाव में देती आई है, इस बार भी निर्मला गहतोड़ी को जो है चुनाव मैदान में उतारा। अगर निर्मला गहतोड़ी की अगर बात की जाए तो वो जिला पंचायत सदस्य रही हैं, उसके बाद वो दर्जाधारी राज्य मंत्री भी रही हैं, और सोनिया गांधी की मनरेगा की टीम की सदस्य भी हो रही है। तो यानी कि कई सारे पदों पर जो है कांग्रेस की रही है, और कई बिल्कुल कामों में जो उपेंद्र, और है एक वो सक्रिय तस्वीर तो रही हमने है। तो मुख्यमंत्री ऐसे में पुष्कर सिंह काफी धामी के वरिष्ठ नेता नामांकन जो के है वो दौरान कांग्रेस देखी की थी। मानी तमाम जाती है। बीजेपी के दिग्गज नेता मौके पर पहुंचे थे नामांकन के दौरान, और अब देखना ये होगा कि कल किस तरीके की तस्वीर नामांकन के दौरान निर्मला गहतोड़ी के देखने को मिलती है, क्योंकि कांग्रेस पूरी टक्कर देने की कोशिश में। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 6 राष्ट्रीय नेता स्टार प्रचारकों में शामिल है, और इस सूची में उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और अल्मोड़ा जिले से एक भी विधायक नहीं है। उधर कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी 11 मई को नामांकन करेंगी। इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी राजेश धर्माणी, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस सूची का हिस्सा है। वो सूची आपके सामने है। तो कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची यह जारी की गई है। और वहीं केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत ने तल्ला, नागपुर और 10 जिवला क्षेत्रों के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर जनता की समस्याएं सुनी है, और जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा है कि आम जनता के सहयोग से बीजेपी को जिले की दोनों विधानसभाओं में प्रचंड बहुमत मिला है। जिन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में फैली समस्याओं के निराकरण के लिए सामूहिक पहल की जाएगी, और दोनों क्षेत्रों में तीर्थाटन पर्यटन की अपार संभावना है। इसीलिए तीर्थाटन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द कार्य योजना तैयार की जाएगी। उनके आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। होगा, हमारे नवयुवक हैं, जाएंगे, साहसिक जो प्रशिक्षण भी मिलेगा। और आज उत्तरकाशी में इसका बहुत अच्छा चल रहा है। साहसिक पर्यटन का जो है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिला सबसे आगे है, तो हम अपने जिले को भी आगे करेंगे। और 2019 से लंबित चल रहे सिडकुल प्रकरण मामले में चल रही एसआईटी जांच को लेकर डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगरन्याल ने एसआईटी के जांच अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि बैठक के दौरान उधम सिंह नगर में जांच कार्यों से संबंधित 25 जांच पत्रावलियां और देहरादून में 5 जांच पत्रावलियां लंबित पाई गई हैं, जिसको लेकर डीआईजी गढ़वाल ने 3 दिन में निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं निर्धारित समय पर जांच पत्रावलियों के निस्तारण न होने पर संबंधित जांचकर्ता अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ये 2019 से 224 पत्रावलियाँ लंबित थी। काफ़ी लंबे समय से बार बार इनको बीसी के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से उसके निस्तारण के लिए कहा जा रहा था। 25 पत्रावलियाँ जनपद उधम सिंह नगर की और 8 जो है देहरादून जनपद की अभी भी लंबित चल रही है। तो इसलिए आज फिजिकली यहाँ मीटिंग में सब जांच अधिकारी को बुलाया और सबको निर्देशित कर दिया विदिन 3 डेज में यदि जांच पूरी नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और 2022 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव और नगर निगम के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। लेकिन पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती संगठन को खड़ा करने की है, जिसके लिए पार्टी के नेता लगातार नेताओं को जोड़ने की कोशिश में है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा है कि पंजाब में मिले जनादेश के बाद पूरे देश के लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और उत्तराखंड में भी कई लोग पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं।
और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, जिसके चलते प्रदेश में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश के 3 जिलों में शुरू होने वाली 15 मई से शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं हो पाएगी। चारधाम यात्रा की वजह से 3 जिलों में पुलिस भर्ती शेड्यूल में बदलाव किया गया है। दरअसल पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद के 1521 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसके चलते प्रदेश भर में करीब 2.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसको लेकर अब पुलिस मुख्यालय ने तय किया है कि उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 मई के बजाय अब 15 जून से कराई जाएगी। IRB का नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर और सहस्त्रो सूरज के साथ। कल एग्जाम जो है वो पुलिस को कराना है, रिटर्न तो जो है आयोग करवाएगा, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग। तो वो पुलिस को जो कराना है वो 10 जिलों में 15 मई से होगा और 3 जो ऊपर के जिले 4 धाम वाले वहाँ 15 जून से होगा। और देखिए, श्रीनगर में आवारा जानवरों का आतंक प्रशासन और यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर आवारा जानवरों के खड़े रहने से यातायात प्रभावित हो रहा है। यहाँ आवारा जानवर बीच सड़क पर लेट जाते हैं या एक दूसरे के साथ लड़ाई करने में दिखाई देते हैं, हालांकि जिससे राजमार्ग पर दुर्घटना की संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वहीं चारधाम यात्रा के चलते लगातार बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की ओर पहुंच रहे हैं, लेकिन सड़कों पर जानवरों के आतंक से यात्रियों को भी वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ नगर क्षेत्र में घूम रहे ये आवारा जानवर प्रशासन के लिए भी चुनौती का सबब बने हुए हैं। श्रीनगर के SDM ने बताया है कि नगर क्षेत्र की सभी गौशाला फुल हो चुकी है। अन्य क्षेत्रों की गौशाला में संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं मिली है जहां इन जानवरों को भेजा जाए। हमारा पशु सड़क पे कहीं न कहीं हादसे का कारण बनते हैं और जैसा कि आप देखते होंगे कि आजकल यात्रा सीजन भी शुरू हो गया है, जिसके चलते इन आवारा पशुओं के रोडों पे आ जाने से अचानक दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे जो पुरानी SSP थी, उन्होंने एक अभियान चलाया था, कामधेनु अभियान, उससे आवारा पशुओं पे काफ़ी लगाम लग गया था, जिससे वो सड़कों पे नहीं दिखाई दे रही थी। और जब से नए SSP आए हैं तब से हाल फिर वही हो गए, बदतर हो गए पहले से। गलियों में जहाँ तहाँ आवारा पशु लड़ते भिड़ते रहते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना है। जो यहाँ की गौशाला है श्रीनगर नगर निगम क्षेत्र की, वो फुल है। वहाँ लगभग 50 के आसपास बड़ी गाय हैं और कुछ छोटे गाय के बछड़े वगैरह, तो वो तो फुल है। उसके अलावा हमारी तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई हरिद्वार की आगे की कोई गौशाला मिल जाती है आवारा पशुओं को लेने के लिए इच्छुक हो, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हम कर देंगे। लेकिन अभी भी ये चीज़ हमारी तरफ से कोशिश ही जारी है, कुछ जगह ऐसी नहीं, हर जगह भरे। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर हरिद्वार से है। मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ये बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता दें कि भारी बारिश के चलते गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था, धर्मनगरी का मौसम सुहाना हो गया है। तो बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट पहले ही जारी किया था और ये जानकारी है कि बारिश हो रही है, मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि इस बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, क्योंकि एक तरफ तो गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, तो दूसरी तरफ बारिश हो रही है। और देखिए, तस्वीर भी सामने आई है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर बारिश हो रही है और मौसम कितना सुहावना हो गया है, और इसीलिए लोगों ने थोड़ी राहत तो गर्मी से ली ही है। तो एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है, तेज हवाएं चल रही हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है हरिद्वार। भारी बारिश के चलते गर्मी से लोगों को राहत मिल चुकी है। आपको बता दें कि पहले ही मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था और तस्वीर देखिए सामने आ रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और तेज बारिश भी हो रही है और फिलहाल इसका लुत्फ भी लोग उठा रहे हैं। तो इस बारिश ने लोगों की मुसीबत तो थोड़ी कम कर दी है, क्योंकि भीषण गर्मी से लोग बेहद परेशान थे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। गदरपुर की जनता की कई साल पुरानी बस स्टैंड की मांग पूरी होने वाली है, जिसके लिए उत्तराखंड परिवहन निगम के सहायक प्रबंधक ने SIMT कॉलेज के पास बनने वाले बस अड्डे वाली भूमि का निरीक्षण किया है।
साथ ही साथ राजस्व कर्मियों ने भूमि की नपाई भी की है। इस दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम के सहायक महाप्रबंधक राकेश कुमार ने कहा है कि बस अड्डे का निर्माण आज से शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि 3 करोड़ 17 लाख की लागत से बस अड्डे का निर्माण होगा, जिसे 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 3200 स्क्वायर मीटर में बस अड्डे का निर्माण होगा। 17 लाख यानी कि 3 करोड़ 49 लाख 17 हज़ार इसकी लागत है। और जो मंडी परिषद का जो वो एक अनुमानित जो समय है वो 18 महीने के लगभग। और 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही इस वर्ष भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा है। जहां बीते 2 साल कोरोना महामारी के कारण भक्त बाबा के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन इस साल भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन बढ़ती भीड़ के चलते व्यवस्थाएं भी बिगड़ने लगी हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से केदारनाथ धाम में भक्तों के दर्शन की लाइन मंदिर के गेट से हेलीपैड तक देखी जा सकती है। श्रद्धालुओं को 1 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े होकर जाना पड़ रहा है। पैदल मार्ग पर भीड़ ज्यादा होने से श्रद्धालुओं को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। घोड़े खच्चरों के लिए अलग से मार्ग न होने से पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को गिरने का डर बना हुआ है। और अब खबर दिनेशपुर से है, जहां विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है। विद्यासागर पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सभी वक्ताओं ने विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी पर अपने अपने विचार रखे। और एसपी यातायात हरिद्वार का चार्ज संभालते ही हिमांशु वर्मा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में एसपी यातायात हिमांशु वर्मा मंगलौर पहुंचकर यातायात व्यवस्था का उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों को यातायात व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके साथ ही साथ एसपी यातायात ने रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों के चालान भी काटे। एसपी यातायात हिमांशु वर्मा ने कहा कि मंगलौर में कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहां दुर्घटना होने का खतरा लगातार बना रहता है और ज़्यादा दुर्घटनाएं रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों से होती हैं। इसीलिए रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और राज्य में चारधाम यात्रा भी चल रही है, जिससे काफ़ी संख्या में वाहन उत्तराखंड आ रहे हैं। उन्होंने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील भी की है कि यात्री संयम बरतें और यातायात के नियमों का पालन करें। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो हमारा हरिद्वार का जो मंगलौर का जो हमारा किराया है और ये जो हमारा देवबंद किराया है, यहाँ पे एक टेंडेंसी है कि लोग जो है रॉन्ग साइड जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा काफ़ी एक्सीडेंट भी होती है। और यहाँ पे क्या है कि एक्सीडेंट भी होते हैं और रॉन्ग साइड में लोग चलते हैं, तो उसकी वजह से हमारा ट्रैफिक भी बाधित होता है। तो मैंने आज अपने जो हमारा स्टाफ था उससे मैंने आज पुलिस लाइन में बैठक की थी, जिससे हमारा पूरा डिस्कशन हुआ कि कहाँ कहाँ हमारे किस तरीके के हमारे जो एक्शन है वो लिए जाने चाहिए। तो अभी मैंने शाम में बोला था यहाँ पे जो रॉन्ग साइड चल रहे हैं उनका चालान करने के लिए, तो वो यहाँ पे चालान भी किया गया। ऐसे ही मंगलौर किराए पे जो है हमने अभी तो चालान इतना नहीं किया है, अभी हम थोड़ा अवेयरनेस कर रहे हैं। और मसूरी वन प्रभाग के तत्वाधान में मसूरी वन्य जंतु विहार विनोग हिल में आयोजित पक्षी गणना के दौरान पक्षी विशेषज्ञों को 85 प्रजाति के 1126 पक्षी दिखाई दिए, जिससे पक्षी विशेषज्ञों में काफी उत्साह देखने को मिला है। इस मामले में मसूरी डीएफओ कहकशां नसीम ने बताया है कि विनोग हिल वन्य जंतु विहार में मसूरी वन प्रभाग के तत्वाधान में आयोजित पक्षी गणना हाथी पांव से विनोग हिल से लेकर कैंपटी में मौजूद वन्य जंतु विहार के कार्यालय धोबीघाट तक की गई है। इसमें विशेषज्ञों की 4 टीमों ने पक्षियों की गणना और प्रजातियों की पहचान की है। इसमें वन विभाग के पीसीसीएफ धनंजय मोहन ने भी भाग लिया है और ये भी बताया है कि मई के शुरुआत और दिसंबर के शुरुआत में पक्षी गणना का कार्य किया जाता है और इसके लिए 4 रास्ते हैं जो 7 से 8 किलोमीटर लंबे हैं, जिसमें पक्षी विशेषज्ञ गए और उन पक्षियों की पहचान की गई। उन्होंने ये भी बताया है कि साल 2015 और साल 2019 में गणना की गई, जबकि कोविड काल में गणना नहीं हो पाई, लेकिन इस बार भी अधिक अंतर नजर नहीं आया है। हर साल गणना में कोई ना कोई नए चुनिंदा पक्षी मिल जाते हैं, लेकिन इस बार 2 पक्षी ऐसे मिले हैं जो पहले रिकॉर्ड नहीं किए गए।
बिनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पक्षियों के संरक्षण के लिए बनाई गई थी और इसमें 2015 से लगातार बर्ड काउंट होता है, एक गर्मियों में एक सर्दियों में। और बीच में कोविड की वजह से 2 साल तो नहीं हुआ, लेकिन इस बार फिर से किया गया और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं काफ़ी, क्योंकि पिछले बार के हिसाब से नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ भी ज़्यादा है और इंडिविजुअल जो बर्ड्स हैं उनकी संख्या भी, टोटल पॉपुलेशन अच्छी आई है। जैसे इस बार 85 लगभग स्पीशीज़ आइडेंटिफाई की है डिफरेंट, और इसमें सबसे ज़्यादा स्लेटी हेडेड पैराकीट है। तो इससे एक ये भी है कि आसपास जो है बागानों का डेवलपमेंट हो रहा है। और देखिए, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है और आम लोगों को गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। वहीं मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 11 मई से प्रदेश के कुमाऊं मंडल में भी हल्की मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर जगह पर बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। 12 मई के बाद मौसम प्रदेश में साफ बना रहेगा। तो एक तरफ तो कल जो एक्टिविटी प्रदेश में कुछ जगहों तक में देखने को मिली है, हल्की से मध्यम बारिश की या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, और आज भी उसी तरह की एक्टिविटी जो है, मैं ये कहूँगा कि जो हमारे हिली एरियाज हैं तो उसमें अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश आज भी जो है और रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो आज भी रहने वाली है। मैदानी क्षेत्र में जहाँ तक बात है तो वहाँ उसमें भी कहीं कहीं पर जो है हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बाकी जो ज़्यादा एक्टिविटी है वो पहाड़ी क्षेत्रों में है। और इन्हीं खबरों के साथ ही खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।